तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर है वह आपका 6वां है और प्रत्येक सेट में मैं आपको सामान्य हिंदी और जीके और जीके के बाद इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश के बाद मैथ की क्लास सॉल्व होती है। और देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5वें में बात करूं तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपकी आधी क्लासें हो पाई और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जैसे ही क्लास ख़त्म होती है मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ का लाभ उठाइए। विद सॉल्यूशन के साथ मैं इसको जो है पीडीएफ के तौर पर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की क्लास। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है और पहला ही प्रश्न कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका रति होता है। क्या होता है तो रति होता है। और शोक का क्या होता है तो शोक का आपका निर्वेद होता है। और बात करें हास का आपका क्या होता है और देखिए उत्साह का क्या होता है तो उत्साह जो आपको होता है वह वीर रस का होता है। आगे देखिए दूसरा नंबर कह रहा कि होनहार वीरवार के होठ चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए होनहार बालक सुंदर होता है यह नहीं होगा और सुंदर बालक होनहार होता है यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए कह रहा होनहार जो बालक होते हैं उनके गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ये हमारा जो है इस लोकोक्ति का उचित अर्थ हो जाएगा। होनहार बालक सुंदर नहीं होता है यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा जो हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा। और कह रहा है कि तीसरा नंबर अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए कह रहा गुस्सा होना क्या हो जाएगा तो गुस्सा होना तो ये तो हमारा होगा नहीं। और दुखी होना यह भी नहीं होगा। बहुत आनंदित होना ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। डी हो जाएगा बीमार होना ये भी नहीं होगा। तो देखिए अंग अंग फूले ना समाना का अर्थ क्या हो जाएगा बहुत आनंदित होना। और एक आपको पूछा जाता है आँख दिखाना। आँख दिखाना क्या पूछा जाता है आँख दिखाना। आँख दिखाना का अर्थ क्या होता है तो क्या है तो गुस्सा प्रकट करना। अंगारों पर पैर रखने का मतलब है जोखिम मोल लेना। और गोबर गणेश करने का मतलब है मूर्ख बुद्धू और निकम्मा। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कह रहा है चौथा नंबर अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो अल्प विराम का देखिए ये ऑप्शन नंबर बी आपका है ये अल्प विराम है। ये आपका कैसा है तो ये आपका अर्ध विराम है। ये आपका अर्ध विराम है। ये आपका क्या है तो ये आपका पूर्ण विराम है। और ये आपका क्या है तो आपका विस्मयादिबोधक है। विस्मयादिबोधक है। और उद्धरण का चिन्ह कैसे होता है देखिए त्रुटि का जो चिन्ह होता है वो आपका इस तरह से ऊपर की साइड होता है। और बात करें उद्धरण का एक चिन्ह होता है ना उद्धरण का चिन्ह जिसमें हम इसको डैश डैश में रखते हैं उद्धरण का चिन्ह आपका इस तरह से होता है इसे उद्धरण का चिन्ह बोलते हैं। आगे देखिए आगे कह रहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा हो जाएगा। तो अशुद्ध अंश क्या हो जाएगा तो मैंने यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए मैंने नहीं क्या यहाँ पर अगर हम लगाने की कोशिश करें तो क्या हो जाए ये मुझे होगा। यहाँ पर मैंने की जगह हमारा क्या होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए तब आपका वाक्य जो है शुद्ध बनेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे त्रुटि है आपके वाक्य में। आगे देखिए 6 नंबर निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है कह रहा है ये लड़का दौड़ता है यह सरल वाक्य नहीं है। ये आपका क्या है सरल वाक्य नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए नेगेटिव पूछ रहा है ना लड़का दौड़ता है और बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे और मैंने लड़के को बुलाया। और डी कह रहा इस मेले का उद्देश्य है कि देखिए यहाँ पे की लग गया ना व्यापार में वृद्धि हुई हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये आपका जो है वाक्य जो है सरल वाक्य नहीं होगा। कौन सा तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सरल वाक्य नहीं है। और रचना के आधार पर देखिए वाक्य जो होते हैं वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो विधेय हो वहाँ पे आपका सरल वाक्य होता है। जैसे लड़का दौड़ता है यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ पे जैसे लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, मैंने लड़कियों को बुलाया, यह सब क्या हो जाएंगे? ये सब जो आपके हो जाएंगे, ये तीनों आपके हो जाएंगे सरल वाक्य। ये आपके हो जाएंगे सरल वाक्य हो जाएंगे। इस मेले का उद्देश्य कि व्यापार में वृद्धि हो। और देखिए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य योजक जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसने परिश्रम किया किंतु वह सफलता नहीं मिली, इस वजह से यह क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और बात बात करें, देखिए एक मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य का यही चिन्ह है कि देखिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? डी आपका, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए मिश्र वाक्य का चिन्ह ही हो जाएगा यहाँ पर आपका की लग गया। की लग गया, जैसे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे की लग गया ना, आपका मिश्र वाक्य हो गया। बाकी ये तीनों आपके सरल वाक्य। तो हमसे पूछ रहा था निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये आप ऑप्शन नंबर डी कैसा वाक्य है? तो आपका मिश्र वाक्य है। 7 कह रहा है निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? उसने पुस्तक पढ़ा, उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, यानी वह जाता है, ये आपका जो है वर्तमान काल हो जाएगा। वह खेल रहा था। तो देखिए अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल। कैसा हो जाएगा? ये आपका भूतकाल हो जाएगा। और क्या देखिए, आगे वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, ये अभी भविष्य की बात कर रहा है, तो ये आपका भविष्य काल हो जाएगा। अब पुस्तक आगे ही पढ़ेगा ना वो। अब देखो वह जाता है, वह जाता है, ये क्या हो जाएगा? तो यह वर्तमान काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। अब देखिए आगे, वर्तमान काल हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर डी ऑप्शन क्या कह रहा है? वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, यह भी आपका कैसा काल है? तो भूतकाल है, भूतकाल। तो हमसे पूछ रहा था वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहा निम्न में से कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा होगा? कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा होगा? तो देखिए कर्ता ने, क्या पूछा जाता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म को, देखिए आपका ये हो जाएगा, ये किसका? तो ये हो जाएगा कर्म को, कर्म को। और करण से, यह हो जाएगा करण से, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए वस्तु उपादान से, यानी जो है उपादान संबंध के का की। और अधिकरण, ये आपका में किस में होता है? तो ये आपका अधिकरण में आता है। इसे आपको बहुत ध्यान से जो है याद कर लेना है। और ऐसे याद करना है आपको। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए उपादान से के लिए संप्रदान के का की री और अधिकरण में पर संपोधन हे हो, ऐसे आपको याद कर लेना है इसे एक बार देखकर। कह रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो अधिकार दे रखा है यहाँ पर। अधिकार क्या आपको सही दिख रहा है? देखिए आपका बात करें तो देखिए अधिकार आपका ऐसे नहीं लिखा जाता है, अधिकार आपका ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये तो हमारा जो है गलत हो जाएगा। और अनुसरण भी देखिए, अनुसरण भी गलत दे रखा है। बाकी अध्ययन यहाँ पे आपका सही दिख रहा है क्या? तो अध्ययन आपका यहाँ पे सही दिख रहा है। आगामी भी आपका जो है गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा क्या? तो 9 का सी अध्ययन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, यानी इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों? तो अभिमान है, आयु है, अधिक है और अर्थ है। तो यहाँ पे अर्थ का मतलब देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थ का मतलब क्या होता है? तो अर्थ का मतलब होता है आपका धन होता है। और क्या होता है? मतलब होता है, मतलब होता है। और क्या हो जाएगा? तो अभिप्राय हो जाएगा, अभिप्राय हो जाएगा। और क्या आएगा? अभिप्राय के बाद आपका इंद्रिय आएगा, इंद्रिय आएगा, इंद्रिय के बाद आपका विषयक आएगा। क्या आएगा? इंद्रिय विषयक आएगा, इंद्रिय विषयक। तो ये सब आपके अर्थ हैं किसके? तो आपके अर्थ की ये सब आपके अनेकार्थक का कौन सा हो जाएगा? तो ये सब आपके जो है अर्थ के अर्थ हो जाएंगे। और देखिए एक कनक का पूछा जाता है ना, तो कनक का अर्थ होता है सोना, खजूर, गेहूँ, धतूरा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है?
तो कह रहा भविष्य में होने के लिए एक शब्द है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है, देखिए कह रहा भावी, गत, विगत और अभ्यास। तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हम कह सकते हैं? तो देखिए हम कह सकते हैं क्या, तो उसे कह सकते हैं भावी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भावी हम कह सकते हैं कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द के लिए भावी होगा। कह रहा आँख का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो आँख का पर्यायवाची देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोचन हो जाएगा। पावक आपका किसका होगा? तो पावक आपका आग का होगा। किसका होगा? पावक जो होगा आपका आग का होगा। और वसंत किसका हो जाएगा? वसंत जो आपका हो जाएगा वह कपड़ा का हो जाएगा, कपड़ा का हो जाएगा। और प्रभा किसका हो जाएगा? तो चमक या ज्योति, चमक या ज्योति। तो लोचन, लोचन, चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अच्छी, यह सब आँख के पर्यायवाची होते हैं। और कपड़ा के और पर्यायवाची मैं आपको बताऊं, तो देखिए आपके जैसे चीर, पट, अंबर, वस्त्र। और प्रभा का देखिए चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, क्रांति, यह सब किसके हो जाएंगे? तो प्रभा यानी चमक के हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कहना निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जिसमें प्रेरणा देने की बात कही गई हो, तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो देखिए चलना तो होगा नहीं, ये आपकी हो जाएगी जगाना। क्या हो जाएगा? जगाना। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। आना, लाना, वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे पढ़ने से पढ़ाना और पढ़वाना, उठने से उठाना और उठवाना, लिखने से लिखाना और लिखवाना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ही है, इसमें आपका उचित हो जाएगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? अब जो संज्ञा के स्थान पर जो है प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दान तो होगा नहीं, ना ही आपका भजन होगा, ये आपका कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुछ आपका अनिश्चय सर्वनाम है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप। और सर्वनाम टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, सर्वनाम के टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो पहला आपका जो होता है वह आपका पुरुषवाचक होता है। और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा आपका निश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है। और तीसरा कौन सा होता है? तो आपका तीसरा अनिश्चयवाचक होता है, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक होता है। और चौथा कौन सा होता है? तो चौथा आपका संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक आपका होता है। और पांचवा कौन सा होता है? तो पांचवा आपका प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है। और 6 जो आपका लास्ट का होता है वो आपका निजवाचक होता है। ये आपके 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो चूर्ण है, छिद्र है, ज्ञान है और छत है। तो 15 का बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा वह छत जो हो जाएगा। देखिए छत जो हो जाएगा ना, ये आपका तद्भव कहलाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे पत्ता, अर्पण, अगम, आंसू, ये सब आपके हो जाएंगे। बाकी छिद्र हो गया, ज्ञान हो गया और आपका चूर्ण हो गया, ये सब क्या है? तो ये आपके तत्सम शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? इसमें देखिए, इसमें आपको तत्सम पूछ रहा है। और देखिए तत्सम हो जाएगा आपका आलस्य, आलस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो संस्कृत के जैसे संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम हिंदी में मूल रूप में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका आलस्य, उज्ज्वल, कर्पूर, अग्नि, वायु। कह रहा भलाई में पढ़ते हैं, भलाई, भलाई 3-4 बार बोलिए तो अब भलाई आपका आई निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? आपका आई निकल के आएगा। और इसी में जो है हम क्या लगाते हैं, इसमें या तो हम या लगाकर या तो आपका ला लगाकर जो है हम ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं। जैसे लड़ाई, मिठाई, बुनाई, ऐसे हम आई प्रत्यय लगाया जाता है। कह रहा परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? परि, परि, क्या? पर, परि। देखिए इसमें अगर बोलें तो परिक्रमा, परिक्रमा। तो देखिए आपका परिक्रमा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें निकल के आएगा। परि का अर्थ होता है आसपास। और
और कर्मा का अर्थ होता है चारों ओर, हमारे आसपास और चारों ओर, ये आपका जो है अर्थ निकलता है। कह रहा कि प्रतिमान में समास पूछ रहा है। प्रतिमान तो तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो 19 का इसमें जो आपका हो जाएगा अव्ययीभाव हो जाएगा। जो है प्रतिमान प्रति अव्यय शब्द होने के कारण अव्ययी समास है। कह रहा रत्नाकर का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। इन्हें ध्यान से देखिए। और रत्नाकर का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर देखिए, रत्न प्लस आकर हो जाएगा। रत्न प्लस आकर हो जाएगा। और इसमें संधि की बात करें तो इसमें जो हमारी हो जाएगी वह दीर्घ संधि हो जाएगी। और देखिए 21 से 25 तक नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़े और प्रश्नों का सही उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प को चुनाव करें। कह रहा बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। उनके लिए दुनिया है और वह इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता है कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात यह लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वह नहीं जानते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों का एक साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बातें नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अपनी अज्ञानता, अनिश्चय को उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उसमें कूट-कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यह बात है कि जिनमें जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इससे वह महसूस करते महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो अब देखिए गद्यांश हो चुका। अब चलिए अब इसके जो है हम प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 21 नंबर, कह रहा न्यून लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या होता है? तो 21 नंबर है, खुले का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए कह रहा खुले तौर पर काम करने वाले, ऐसा नहीं है। तो बहुत खुले स्थान में रहना, ऐसा भी नहीं है। बिना दूर दराव छिपाव के बात करना, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इस गद्यांश के अनुसार हो जाएगा। कि देखिए वाक्य में खुले शब्द का अर्थ होता है बिना दुराव और छपाव के बातें करना। तो ऑप्शन जो है हम सी लगा देंगे इसमें। आगे कह रहा अमेरिकी शिक्षक के बारे में कौन सी बातें जो हैं सही हैं? अमेरिकी शिक्षक के बारे में कौन सी बातें जो हैं वह सही हैं? तो 22 नंबर है, कह रहा वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है। और बी कह रहा है वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करते हैं, यह भी नहीं वाक्य में कह रहा है। वह बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, यह भी आपका गद्यांश के अनुसार नहीं उचित होगा। उचित आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते। तो ऑप्शन डी हम लगा देंगे गद्यांश के अनुसार। आगे देखिए 23 नंबर कह रहा है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं, तो यह भी गद्यांश के अनुसार नहीं है। वे स्वीकार करें कि वह अज्ञानी है, तो कौन अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करेगा? ऐसा कोई है जो अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करेगा? अस्सी कह रहा है कि वह यह स्वीकार करे कि वह उलझे हुए हैं, तो ऐसा भी कोई नहीं आपका स्वीकार करेगा कि वह उलझन में घिरा हुआ है। और वे स्वीकार ना करें कि वह ज्ञान नहीं है, तो देखिए ये आपका बिल्कुल उचित हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। वह जो है
शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि वे अपनी अज्ञानता और अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार ना करें। तो ऑप्शन हम डी लगा देंगे। और देखिए 24 नंबर कह रहा है बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है। तो 24 नंबर है ना, तो शिक्षकों की उलझाने में ऐसा नहीं है, और शिक्षकों के निजी जीवन में ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। कि देखिए अनुच्छेद के अंतिम भाग के अनुसार शिक्षकों को छात्र से अपनी अज्ञानता और अनिश्चय और उलझनों के छिपाने को कहा जाता है, क्योंकि यह बात है कि जिससे वह समझ पाते हैं वह बड़ा बड़ा होना क्या होता है, और बच्चों की रुचि और उलझनों को अधिक होता है। तो ऑप्शन जो है हम जो है निजी जीवन में हो जाएगा। और कह रहा है कि पारस्परिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है। और कह रहा पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा क्या आ जाएगा, तो 25 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है आपका कि अनुच्छेद के अनुसार पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं, और बात करते भी हैं और वह ज़्यादा चाहते हैं, यह बात नहीं कर सकते हैं कि ईमानदारी से नहीं रह सकते। तो ऑप्शन सी हम लगा देंगे, इसमें उचित आपका हो जाएगा। चलिए अब जो है हम जीके देखते हैं। तो यहाँ से आपका सामान्य जानकारी यानी जीके स्टार्ट है। कह रहा भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन या पिन कोड की शुरुआत हुई। ऑप्शन है 1947, 1972, 1950 और 1998। तो देखिए आपका 51 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 1972 में। 1972 में पोस्टल इंडेक्स पिन प्रणाली को 15 अगस्त 1972 कब, तो 15 अगस्त 1972 को केंद्रीय संचार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री राम श्रीकाजी और बेलणकर द्वारा पेश किया गया था। करा जीएसटी संख्या में अंकों का एक सेट जीएसटी धारक के इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष की प्रतिकृति है। तो पैन कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। तो जीएसटी संख्या में ग्लोबल सर्विस टैक्स संख्या में अंकों की एक सेट जो है जीएसटी धारक को इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रतिकृति कौन सी होगी। तो ये जो देखिए हो जाएगी ना ऑप्शन नंबर पैन कार्ड नंबर, क्या हो जाएगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 अंकों का एक अनूठा नंबर है जिसने टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN को बदल दिया। GSTIN को पहले 2 अंक राज्य का कोड है, अगले 10 अंक व्यवसाय इकाई आपके प्रोपाइटर के पैन या अस्थायी खाता संख्या को दर्शाता है। अब देखिए कह रहा है कि यूजीनिक्स सामाजिक नियंत्रण के तहत एजेंसियों का अध्ययन है जो भविष्य की पीढ़ियों के नस्लीय गुणों के शारीरिक या मानसिक रूप से सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है। इस अध्ययन के धारा के जनक कौन हैं। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, डेविड बाल्टीमोर और रेमंड डार्ट और फ्रांसिस गेल्टन। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हमारा लगा देंगे, क्या हो जाएगा आपके फ्रांसिस गेल्टन हो जाएंगे। फ्रांसिस गेल्टन एक अंग्रेजी विक्टोरियन युग के सांख्यिकविद और बहुश्रुति और समाजशास्त्री और भूगोलवेत्ता और सृजन वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूजेनिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। वह यूजेनिक्स में अग्रणी थे और जो खुद को प्राकृतिक बनाम पोषण वाक्यांश से जोड़ते थे। गाल्टन के यूजेनिक्स विवाह को विनियमित करने और इस तरह से खरीद के माध्यम से एक बेहतर मानव जाति का कृत्रिम उत्पादन तैयार करने का कार्यक्रम था। आगे कह रहा है 54 नंबर वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसने प्राप्त किया। ध्यान से देखिए कह रहा है कि वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसने प्राप्त किया। तो 1556 में मुगल शासन का जो है गद्दी किसने प्राप्त किया यानी शासन। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है।
तो देखिए अकबर दे रखा है, शेरशाह सूरी है, शाहजहाँ है और शेरशाह और क्या है तो आपका जहांगीर है। तो अब देखिए ऑप्शन हम भी लगा देंगे, आपका अकबर हो जाएगा। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है, बाबर और हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। वह नसरुद्दीन हुमायूं का बेटा था और उसे 15 साल की उम्र में सम्राट के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया था। वह सिर्फ 13 साल की उम्र में मुगल शासक बना और उसका शासन कब से कब तक था तो 1556 से 1650 तक, 1605 तक जो है इसका सम्राट था, जो है साम्राज्य शासन किया। कब से तो 1556 से 1605 ईस्वी तक जो है अकबर ने है जो है शासन चलाया था। अकबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 55 कह रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है सुजाता मनोहर, रूपा पाल और लीला सेठ और अन्ना चांदी। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपकी लीला सेठ हो जाएंगी। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और वह 15 अगस्त 1991 को एक राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी। वह 1997 से कब से तो देखिए 1997 से आपका 2000 के दौरान भारत में 15वें वित्त आयोग की जो थी वह सदस्य थीं। और जिस समय उन्होंने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1954 में बेटियों को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार देने के लिए अभियान चलाया था। और कह रहा है 56 नंबर, इनमें से कौन विद्युत रोधी है? तो मरकरी, कार्बन, जर्मेनियम और कांच। तो 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच हो जाएगा। देखिए विद्युत रोधी वह पदार्थ होता है जो ऊष्मा या विद्युत का हस्तांतरण या धीमा हस्तांतरण की अनुमति नहीं देता है। विद्युत रोधी के कुछ उदाहरण में कांच, प्लास्टिक, रबड़ और आपके पोर्सिलेन, लकड़ी, मृत्तिका, शुष्क और वायु इत्यादि शामिल होते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है? तो आप सभी जानते हैं कि उच्चतम साक्षरता दर वाला जो हो जाएगा गोवा नहीं होगा, ना ही आपका कर्नाटक होगा, ये आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में केरल जो आपका केरल कितना है? केरल की बात करें, केरल देखिए केरल आपका जो है 93.11 हो जाएगा। और यही बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? मिजोरम है। मिजोरम कितना है? तो आपका 9.91, आपका 58, 91.58 आपका हो जाएगा किसका साक्षरता दर? तो आपका मिजोरम का। और सबसे पहला किसका हो जाएगा? केरला का। तो हमें जो है तो हमें ऑप्शन में मिजोरम दे रखा है, आपका केरल तो है नहीं, इस वजह से हम मिजोरम को लगा देंगे। मिजोरम का कितना है? तो 91 आपका 91.58 है। आगे देखिए कह रहा वह कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वपन के रूप में जाना जाता है? तो स्वपन चार मीनार है, अजंता की गुफाएं हैं, सांची स्तूपा है और पंचमहल है। तो ये जो हो जाएगा आपका पंचमहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमहल फतेहपुर सीकरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे ड्रीम स्टोन यानी आपके सपने देखने वाला यानी डिस्कवर विद द डेरेक ऑफ डेरोक ब्रायन के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण अकबर द्वारा मुगल महिलाओं और हरम की महिलाओं के लिए कराया गया था। अकबर के पोते शाहजहां ने ड्रीम इन मार्बल ताजमहल का निर्माण कराया था। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो देखिए आपका एमाइलेज तो होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा? थ्रोम्बी थ्रोम्बिबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिबन हो जाएगा। पेप्सिन भी नहीं होगा और नहीं आपका रेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिबन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि थ्रोम्बिबन एक सेरिनिल प्रोटीएज एक एंजाइम है जो मनुष्य के रक्त का थक्का प्रक्रिया केंद्र में विद्यमान रहता है। यह आपका फ्राइबियन में परावर्तित प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है और आपका प्रस्केदक कोशिका 5 और 8 और 11 और आपका 13 को उत्प्रेरित करता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है?
तो डाउन सिंड्रोम, हाथी पाँव, दमा और रतौंधी। तो आनुवंशिकी विकार कौन सा, यानी आपका जो है आपका जन्म से बात करें तो ये जो हमारा हो जाता है, क्या होता है ना, ये आपका डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर ए कि डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। यह गुणसूत्र 21 के सभी भाग या तीसरी प्रकृति का एक भाग की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिकीय विकार है। यह विकार शरीर के विकास में देरी, चेहरे से संबंधित विशिष्टता और सामान्य बौद्धिक असमर्थता से संबंधित होता है। कह रहा निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप है, यानी वोकल फॉर्म नहीं है। कह रहा ध्यान से देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है। तो पखवाज, ध्रुपद, तराना और धमार। तो 61 का जो हो जाएगा नहीं है, तो ये आपका पखवाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पखावज हो जाएगा। देखिए मृदंग को जो है मूरज भी कहा जाता है। बाद में 13वीं शताब्दी में इसे मदालम के नाम से भी जाना जाता था। मध्ययुगीन काल में 15वीं शताब्दी के बाद इसे यंत्र पखावज या पखावज का एक और नाम था। यह कर्नाटक संगीत के परंपराओं में प्राथमिक लयबद्ध संगत था। करबरकला, चौबरा और चवाक्कड़ और आपका नतिक्का डैश डैश राज्यों से संबंधित समुद्र तट हैं। तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल से संबंधित हो जाएगा। भारत के लगभग 8% जो है जलमार्ग केरल में पाए जाते हैं। केरल के 44 नदियाँ में शामिल है, जिसमें पेरियार, भरतभुजा, बम्पा, चलियार, कद्दू, दिपजूहा और ज्वालीकुंडाम, ये सब नदियाँ जो है 64 किलोमीटर की हैं। और केरल के कुछ महत्वपूर्ण समुद्र तटों में आपका कोवलम, बरकला, चवारा, चल्लुक्कड़ और नटिका, चिरई की जुन्ना, पुअर आदि यहाँ पर शामिल होती हैं। कह रहा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है वह रेलवे स्टेशन कौन सा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम। ये हो जाएगा क्या, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का पश्चिम रेलवे स्टेशन यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यह आपका कितना है, तो आपका 2258 मीटर से आपका कितना है, 7407 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, फीट पर स्थित है, फीट पर। कह रहा कि 16वीं लोकसभा के सबसे अधिक आयु के सदस्य डैश डैश हैं। तो मुरली मनोहर जोशी, राम जेठमलानी, लाल कृष्ण आडवाणी और फारूक अब्दुल्ला। तो 16वीं लोकसभा के सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन हैं, तो ये हो जाएंगे आपके मुरली मनोहर जोशी। नहीं, एक मिनट देखिए, मुरली मनोहर जोशी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2002 से और आपका 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों और वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। 16वीं लोकसभा में भारत के सबसे पुराने सांसद की सूची में आडवाणी 86वें स्थान पर थे। कह रहा राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक डैश डैश महीनों में एक बार जो है बैठक करता है। तो 2, 6 और 3 और आपका 9, तो आपका 65 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 बार में देखिए, सूक्ष्म लघु और उद्यम और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड 15 मई 2007 को पहली बार स्थापित अधिसूचित जारी किया, जिसमें आपका एमएसमेड की धारा 3 की उपधारा की एक अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 47 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन हम 6 लगा देंगे। कह रहा पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करती है। तो वहाँ के मौसम पर
उस स्थान की देशांतर रेखा पर, उसके अक्षांश पर और उस स्थान की ऊंचाई पर। देखिए, सूर्य तप एक निश्चित समय में दिए गए पृष्ठ क्षेत्र पर प्राप्त होने वाला सौर विकिरण ऊर्जा का मापक है। यह मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करता है। ये कि जिस जिस सूर्य किरण पृथ्वी से टकराती है, और बी किरणों की विगोपन की समय विधि के कारकों को वर्ष के समानुसार और उसके स्थान के अक्षांशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कह रहा जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव होता है? तो हवा, हुमास तथा नाइट्रोजन का, कार्बनिक पदार्थ का और अकार्बनिक पदार्थ का। तो 67 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, हुमास और नाइट्रोजन का। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी की जो नदियाँ और लहरों द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित होती है। कार्बन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें कि जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है जो नदियों और लहरों द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित होती है, और यह आपका क्षार तथा जलोढ़ मृदा को छोड़कर सभी जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और हुमास को कमी होती है, जो फसल के उत्पादन की सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कह रहा कि 68 नंबर, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां है, 46वां है, 61वां है और आपका 88वां है। तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर 1976 को, कब? तो 1976 को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। शुरू में इसकी संख्या 10 थी, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 कर दी गई। आगे कह रहा कि बाँस को वर्गीकृत किया गया है। तो बाँस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए, बाँस कौन कौन जानता है कि बाँस क्या होता है? तो आप सब गांव से ही होंगे और बाँस के बारे में जानते होंगे कि बाँस जो होता है वह आपका घास में आता है, पेड़ में नहीं आता है, ना ही आपका सौ में आता है, ना ही आपका हर्ब में आता है। आपका क्या होता है? बाँस जो होता है वह आपकी घास की प्रजाति होती है। बोम्बो बोम्बो कहा जाता है इसे। एक सदाबहार पादप संकुल है। और 70 नंबर कह रहा है कि कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर, कैलोरीमीटर और एनीमोमीटर और आपका अल्टीमीटर। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, लक्स मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि लक्स मीटर को प्रकाश मीटर भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। लक्स जो होता है वो दीपन का एसआई इकाई है। आगे 71 नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश डैश को जो है संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो सुक्रोज को, ग्लूकोज को, गैल्कोटोज को और आपका फ्रुक्टोज को। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लूकोज को। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटीन्स सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए करते हैं। इस ग्लूकोज को पाइरूवेट परिवर्तित किया जाता है, जो आपकी कोशिकाओं श्वसन और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट छोड़ता है। पत्ती के निचले भाग में रंध्र को फ्लोएम वाहिकाओं में पौधों के चारों ओर ग्लूकोज पहुंचाया जाता है। कह रहा दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली पहली डैश एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो कौन थी? तो आपकी फातिमा अली पियरी नहीं थी, गेवेहर सुल्तान ये भी नहीं थी, और शहजारत अल डर ये भी नहीं थे। तो यह आपकी रजिया सुल्तान थी, यानी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान कहिए। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक के रूप में प्रसिद्ध रजिया सुल्तान थी। वह कब बैठी थी? तो 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। रजिया सुल्तान शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने तुर्क गुलाम के रूप में जीवन शुरू किया था। कह रहा है 73 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का
शुभारंभ डैश डैश द्वारा किया गया था? तो अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद, स्मृति जुबिन ईरानी और नरेंद्र मोदी। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्रम मनधन प्रधानमंत्री SYM योजना 5 मार्च 2000, देखिए आपका पूछा जा सकता है, 5 मार्च 2017 को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया था। और यह 60 साल के ऊपर 60 ईयर के ऊपर जो आपके असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3,000 रुपये की मासिक जो है पेंशन प्रदान की जाएगी। 74 नंबर कह रहा है कि 3 नियम बायल्स ला, चार्ल्स ला और गे लुसैक का नियम का अध्ययन भौतिक में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो अणु का अध्ययन है, रेडियोधर्मिता का अध्ययन है, गैसों का अध्ययन है और प्रकाश का अध्ययन है। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, गैसों का अध्ययन को कहा जाता है। बायल के और चार्ल्स ला और गे लुसाक के नियम के सामूहिक रूप से गैस का नियम के रूप में जाना जाता है। बायल का नियम दबाव और मात्रा के बीच संबंध बताता है और चार्ल्स का जो नियम है वह तापमान और मात्रा के बीच संबंध से संबंधित है। और गे लुसाक का जो नियम है वह जो आपका है निश्चित आयतन पर दबाव और निरपेक्ष तापमान के बीच संबंध बताता है। और 75 रहेगा आपके लिए होमवर्क। चलिए देखते हैं कहाँ पर है, इधर है, ये रहेगा आपके लिए। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा और कहाँ से आप किस ज़िले से हैं, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं और आपका नाम क्या है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड SMPCIL को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिल मिला है जो बैंक नोटों के लिए कागज़ का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है और होशंगाबाद जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क रहेगा और इसका कमेंट आपको बताना है अगले इस वीडियो में। और देखिए सबसे पहले कमेंट बताने वाले को जो है अगले वीडियो में मैं जो है नाम बताऊँगा। तो देखते हैं सबसे पहले कौन जो है कमेंट में उत्तर जो है बताता है। तो चलिए हम इंग्लिश सॉल्व करते हैं। अब आपका देखिए 26 से 30 तक आपको पैसेज दे रखा है। कह रहा सम वर्ड्स हैव बीन आपके डिलेक्टेड, फिल द ब्लैंक्स विथ हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शंस ऑफ ईच ब्लैंक। देखिए यहाँ पे आपको 26, 27, 28 और 29 और 30 तक जो है आपको फिलिंग आपको वर्ड्स आपको चुनना है यहाँ पर पैसेज में। तो कह रहा है कनाडा इज 3 टाइम साइज ऑफ इंडिया। तो 26 में आपका क्या भरा जाएगा? तो यहाँ मैं आपके ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार 26 का। तो देखिए 26 में जो आपका भरा जाएगा, तो यहाँ पे आपका बिकाज दे रखा है, अंटिल दे रखा है, सो दे रखा है और बट दे रखा है। तो यहाँ जो आपका भरा जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा, बट भरा जाएगा। बट भरा जाएगा कि वाक्य से कॉन्ट्रेक्ट का बोध होता है। आपका कॉन्ट्रेक्ट को दर्शाने के लिए बट का जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा भरा जाएगा सबसे पहले हमारे यहाँ पे बट आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे बट आएगा। और बट के बाद आपका देखिए 27 में जो आपका आएगा, कह रहा कि कनाडा इज 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ इंडिया बट इज पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 मिलियन एवरेज इन ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 28 में आपका क्या हो जाएगा? कनाडा यानी अनइवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर भरा जाएगा अनइवन कनाडा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज आपका हाईली। 1 मिनट 27 में आपका देखिए 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर आपका बट यहाँ पर है ना, बट आपका यहाँ पे भरा जाएगा। और बट के बाद आपका देखिए यहाँ पे 27 में आपका क्या भरा? डेंसिटी भरा जाएगा। डेंसिटी भरा जाएगा यहाँ पर DISITY। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और 28 में जो आपका भरा जाएगा यहाँ पे आपका इन कनाडा और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हाईली। और 29 में आपका भरा जाएगा यहाँ पे अन ईवन हो जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा अन ईवन
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हाईली अनइवन नियरली 80% ऑफ पीपुल। और 30 में जो आपका रहेगा लाइव रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे लाइव आपका आएगा, लाइव इन नैरो बेल्ट लेस देन 300 किलोमीटर वाइल्ड along द साउथर्न बॉर्डर। द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ वेरी स्पार्स पॉपुलेशन ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, मैं एक बार ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन हमने 26 में कौन सा भरा, तो हमने बट भरा, और बट के बाद हमने बट भरा, और 27 में हमने क्या भरा, 27 में हमने डेंसिटी भरा यानी ऑप्शन नंबर बी, और 28 में हमने क्या लगाया, तो हमने इन लगाया, और फिर 29 में हमने क्या लगाया, तो आपका अनइवन लगाया ऑप्शन नंबर ए, और 30 में हमने भरा क्या, तो 30 में हमने भरा लाइव ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि डायरेक्शन दे रखा है, कह रहा है 31 से 32 तक इन द क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन इन द आइटम परेज गिवन ए बोल्ड, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ आइटम परेज गिवन द बोल्ड। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पुल ए लॉन्ग फेस, पुल ए लॉन्ग फेस, तो 31 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, टू लुक सैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल ए लॉन्ग फेस टू हैव एन हैप्पी डिसपॉइंटेड एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी हम लगा देंगे यहाँ पर, पुल ए लॉन्ग फेस आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कैट नैप का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कैट नैप तो आपका हो जाएगा ब्रीफ स्लीप, क्या हो जाएगा ब्रीफ स्लीप, यानी ऑप्शन नंबर डी टू स्लीप ब्रीफली हो जाएगा यहाँ पे। आगे कह रहा है 33 नंबर में आपको रोंग वर्ड बताना है कि रोंग वर्ड आपका इसमें से कौन सा है, तो हजर्ड दे रखा है, हैजी है आपका, हैजिलेट है, और आपका हेस्टली है। तो यहाँ पे जो आपका 33 में जो आपका स्पेलिंग वाला वाक्य हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हैसिलेट क्या दे रखा है आपका, हैसिटेट दे रखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, एच यहाँ पे ई आपका आएगा, HESI और TA और TE, ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका टी है, ये आपका देखिए आपका रोंग दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि 34 से 35 तक इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच ऑफ द बेस्ट सिचुएशंस सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द पारेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए 34 नंबर कह रहा है क्या कह रहा है कि ए आपका इम्पोर्टियल एडवाइजर टू कोर्ट ऑफ लॉ इन द पार्टिकुलर केस। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमीसियस को कह रहा है कि क्या हो जाएगा 28 में, एन इम्पोर्टियल एडवाइजर टू कोर्ट ऑफ लॉ इन द पार्टिकुलर केस द कॉल्ड एमिकस कोरेक द एमिकस कोरेज ओरिजिनल्ड फ्रॉम रोमान लॉ एंड इट supported the courts of nature party in the times। आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका अल्मा माटर का मतलब होता है मृत संस्था हो जाएगी, और आपका अल्मेनिक का अर्थ हो जाएगा पंचांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पंचांग हो जाएगा। कह रहा है ए स्टेट ऑफ आपका परप्लेक्सिटी ऑफ अनसर्टेनिटी और ओवर व्हाट डू यू डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो 35 का अब वाक्य में बात करें ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेंडरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेंडरी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका इसका अर्थ जो हो जाएगा आपका क्या पुरातन पंथी हो जाएगा, और इसका जो आपका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मिथो इस्माद हो जाएगा, और इसका बाद आप इसका अर्थ जो आपका हो जाएगा वह सर्वेश्वरवाद हो जाएगा। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोसिएटेड ऑप्शंस सिचुएशन अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस ऑफ सिचुएशंस इज द रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। कह रहा दे डिड नॉट सी यू इच ईट। तो 36 में अगर बात करें टैग की संरचना, डिड दे रखा है ना, तो डिड दे यहाँ पे आपका मेन वाक्य हो जाएगा एलेक्जेरी वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी डिड दे हो जाएगा।
कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएटेड ऑप्शंस इन द सिचुएशन अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस ऑफ सब सिचुएशन इज द रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो आपका हो जाएगा डिड दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डिड दे हो जाएगा। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट appropriate options in the situation of underlined segment in the given sentence in no सब situations is the required select the no improvement। कह रहा we had never seen too strong blizzard to the speed was आपका 130 किलोमीटर पर आवर। तो 37 का अगर बात करें सच ए स्ट्रोंग, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सच ए स्ट्रोंग क्या हो जाएगा ब्लिजार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें हो जाएगा। कह रहा कि 38 से 39 तक इच इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द सिमिलर मीनिंग इन द वर्ड। यानी इनको आपका जो है छोटा बताना, क्या मेलबोर्न का बताना है। मेलबोर्न का क्या हो जाएगा 38 नंबर है ना आपका। तो 38 का देखिए आपका मेलबोर्न का अर्थ क्या होता है, तो द्वेषी अपकारी क्या होता है यहाँ पे होता है द्वेषी अपकारी, द्वेषी अपकारी हो जाएगा। अब बात करें 38 का, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा आपका स्पाइटफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्पाइटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हैविंग ए सोविंग ए डिजायर हार्म अदर पीपुल मालिशियस विकेड स्पाइटफुल, क्या हो जाएगा आपका अहिच्छा तेछू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें हो जाएगा। क्वेरलस दे रखा है ना, क्वेरलस 39 में देखिए क्वेरलस दे रखा है। क्वेरलस का अर्थ क्या हो जाता है, तो शिकायती चिड़चिड़ा क्या हो जाएगा शिकायती चिड़चिड़ा हो जाएगा, शिकायती चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब इसकी बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ग्राउची हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राउची आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा इसमें। तो सी गेट्स बेरी आपका ग्राउचलियस विच इज द आपका ओवर बर्नेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। कह रहा 40 से 41 तक इन द ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी अपोजिट आपको बताना है। यहाँ कह रहा है कि आपका डोबेनेर दे रखा है, डोबेनेर का अपोजिट आपको पूछ रहा है 40 में। तो इसका अनुसार क्या हो जाएगा, तो भद्र खुश मिजाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भद्र खुश मिजाज हो जाएगा। भद्र खुश मिजाज हो जाएगा, एक मिनट, भद्र खुश मिजाज हो जाएगा। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इना डेक्वाइड हो जाएगा, इनडेक्वाइड हो जाएगा। एक मिनट 40 है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, क्या हो जाएगा चियरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा चियरलेस हो जाएगा। चियरलेस का अर्थ क्या होता है, तो उदास हो जाएगा, उदास कह सकते हैं या तो भिन्न कह सकते हैं उदास। और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका सुआबिटी दे रखा है, यहाँ पे सुआबिटी दे रखा है। सुआबिटी का अर्थ क्या हो जाएगा 41 नंबर में आपका मधुरता हो जाएगा, मधुरता। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का अर्थ क्या हो जाता है आपका दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार आपका होता है मिसबिहेवियर, दुष्व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिसबिहेवियर। आगे कह रहा है कि 42 से 43 तक इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन द ए ब्लैंक टू फिल्ड इन अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड ऑफ 4। कह रहा यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा, तो कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट पे द रिसेंट यू डैश डैश आउट बैग आपका बैगेज। तो यहाँ पे 42 में आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए विल बी थ्रोन हो जाएगा। इस कंडीशन में आई का वाक्य अतः मुख्य उपवाक्य में फ्यूचर सिंपल पॉसिव आपका व्यक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी थ्रो आउट बैग एंड बैगेज। कह ट्रीबल ऑर्गेनाइजेशंस इन द मेघालय
मेघालय, आगे देखिए मेघालय के आगे क्या दे रखा है। मेघालय द ILP सिस्टम a long time already applicable in 4 other northern eastern states of आपका रेस्ट रेस्ट्रिकाइटिंग इन द एंट्री ऑफ आउटसाइडर इनटू द स्टेट। तो आपका 43 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैव बीन डिमांडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव बीन डिमांडिंग हो जाएगा। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी भी जारी है, अतः प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे प्रयोग होगा। 44 कह रहा है सिलेक्ट द रोंग स्पेल्टली वर्ड, यानी आपको रोंग वर्ड बताना है इसमें 44 में। तो आपका बी आपका हो जाएगा रिमेन कांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमेन कांट हो जाएगा। अगर इसके सही लगाएं तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, REMINASCENT हो जाएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे ई लग जाएगा, बस आपका यही आपका जो है गलत हो जाएगा। कह रहा सिलेक्ट द करेक्ट पॉसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, सो दीज विजिटर्स ऑफ बटरफ्लाई फॉर्म। तो 45 का ऑप्शन नंबर देखिए डी हमारा हो जाएगा, लेट दिस विजिटर्स टू सोन द बटरफ्लाई फॉर्म। यहाँ पे आपका वर्ब का पहला प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लगा देंगे यहाँ पे। गिवन द फॉलो आर जम्पलेट सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शन इज गिवन द करेक्ट ऑर्डर, यानी करेक्ट ऑर्डर पे आपको इन्हें लगाना है। तो चलिए इनका स्क्रीन फटाफट लीजिए, मैं इनको बता देता हूँ कि आपका कौन सा करेक्ट ऑर्डर किस टाइम आपका आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा 46 का। तो देखिए यहाँ पे 46 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका पहले आएगा ए के बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद आपका डी, बी, उसके बाद आपका डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट ऑर्डर पे आएगा। स्क्रीनशॉट लेकर इसे समझ लीजिएगा। आगे देखिए इसे कह रहा इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर, द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेगेटिव स्पाइसेस लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इन इकोसिस्टम। ग्रामेटिकल एरर दे रखा है, तो इसमें एरर क्या हो जाएगा 47 में, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज ए अफेक्टिंग, दैट इज ए इफेक्टिंग। दैट इज इफेक्टिंग के स्थान पर क्या होना चाहिए, दैट इज इफेक्टिंग होना चाहिए। क्या हो जाए पर यहाँ पे इफेक्टिंग होना चाहिए, दैट इज इफेक्टिंग। देखिए इफेक्टिंग आपका यहाँ पे इफेक्टिंग होना चाहिए, दैट क्या होना चाहिए, दैट इज इफेक्टिंग होना चाहिए, ना कि आपका अफेक्टिंग दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 48 कह रहा है गिव इन आर फोर जम्पलेट सेंटेंस। अब देखिए इनको आपको सेंटेंस को जो है सिलेक्ट गिवन देयर करेक्ट ऑर्डर पे लगाना है ना। अब 48 को देखिए पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका डी आएगा, यानी पहले आपका डी आएगा, डी के बाद आपका क्या आएगा, फिर आपका बी आएगा, यानी आपका ये वाला आएगा, बी के बाद आपका सी आएगा, यानी आपका तीसरा आएगा, फिर आपका पहला आएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये आपका स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख लीजिएगा। 48 का DBCA हमारा करेक्ट ऑर्डर पे आएगा। DBCA ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है डी ऑप्शन में। अब इसमें भी आपका एरर पूछ रहा है 50 नंबर में, 48 से रह गया क्या 49 नंबर। कह रहा है कि द जज सेड टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया गिव अप्रोप्रिएट सिचुएशंस एक्सरसाइज 1B कॉन्वेक्ट मुकेश काउंसिल। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द जज आस्क टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया गिवन अप्रोसिएटेड सिचुएशंस एक्सरसाइज 1 कन्वेक्स्ट मुकेश काउंसल। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें हो जाएगा। चलिए अब लास्ट देखते हैं, उसके बाद हम मैथ सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई इन द सेगमेंट विच कंटेन्स टू ग्रामेटिकल एरर वी आर रेस्ट ऑफ समथिंग व्हेन इन द बिल रिच टू टॉप। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिन बिल आपका देखिए इसमें आपका ग्रामेटिकल एरर है। कौन किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में। देखिए वेन बी बिल के स्थान पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए था वेन, वेन बी, यहाँ पे वेन बी
और वेन बी का प्रयोग होगा आपका, वेन बी का केवल आपका प्रयोग होगा, बिल आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखिए, चलते हैं मैथ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट है और पहला प्रश्न कह रहा है क्या, कह रहा है ए त्रिभुज ए बी सी डी में एक वृत्त के बिंदु है जिसका केंद्र ओ है, जीवाएं ए सी और बी डी हैं। वृत्त के अंदर एक दूसरे को ई पर जो है काटती हैं। ए बी और सी डी रेखांकित दी गई हैं। यदि त्रिभुज बी ए ई बराबर त्रिभुज 40 डिग्री है और त्रिभुज ए सी डी बराबर 100 डिग्री है, तो बी ई सी का मान क्या होगा। बी ई सी का यहाँ पर मान पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो बी ए सी और बराबर बी टी सी बराबर 40 डिग्री दे रखा है। तब यहाँ पर देखिए कोण हम लगाएंगे, आपका कोण सी और प्लस कोण आपका डी, कोण सी और कोण आपका डी और प्लस आपका क्या हो जाएगा, कोण डी ई सी बराबर यह कितना हम लगा देंगे 180, 180 हो जाएगा। अब देखिए कोण सी आपका कितना दे रखा है, तो 100 डिग्री दे रखा है यहाँ पे 100 डिग्री। अब कोण आपका डी कितना दे रखा है, तो कोण डिग्री डी आपका 40 डिग्री दे रखा है प्लस। अब कोण आपका डी ई सी कितना हो जाएगा, तो कोण डी ई सी का मान निकालना है। तो इसका जो है कोण डी ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब एक देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा प्लस आपका कोण डी ई सी बराबर कितना है, इधर आपका 180 है। अब देखिए कोण डी ई सी का मान कितना आ जाएगा, कोण डी ई सी का मान अब 180 में से 140 जाएगा तो आपका 40 डिग्री आपका आ जाएगा, कितना 40 डिग्री आ गया। अच्छे 40 डिग्री हमारा कितना आ गया। अब पूछ रहा था, अब कोण किसका निकालना है, तो कोण बी ई सी का मान क्या होगा, कोण बी ई सी का मान निकालना है ना। तो यहाँ देखिए कोण बी ई सी का, तो कोण हम निकालेंगे सी ई बी हम रखेंगे कितना 180 डिग्री और हमारा आया है कितना 40। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 140 हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। कह रहा है 77 नंबर कि एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो सीट का परिमाप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल कितना कह रहा है, तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपको 480 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। और आपका यानी देखिए आपको लंबाई और चौड़ाई आपका 480 हो जाएगा। यानी आपको लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका 12 है बराबर कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। और लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 480 और बटे का 12, तो 12 चौक 48 से आपका लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आपकी 40 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस हम क्या करेंगे आपका चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी आ गई 40 आ गई और चौड़ाई कितनी हमारी 12 है। अब देखिए 40 और 12 हमारा 52 हो गया और 2 हम कर देंगे ऐड, तो हमारा कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। 104 हम देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। 46 और 12 जोड़ेंगे तो आपका 52 हो जाएगा, 52 में दो दो जोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 104 आ जाएगा। कह रहा एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 5 और 4 सेंटीमीटर, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 78 नंबर में। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई 6 और आपका देखिए इसका एक सूत्र होता है क्या, तो देखिए 2 लंबाई चौड़ाई और प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। अब इसी पे रखेंगे हम, तो देखिए 2 गुणे 6 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 6, 4 गुणे 6। अब यहाँ देखिए 2 6 पच्चीस आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और प्लस आपका 5 चौका 20 हो जाएगा प्लस 6 चौका 24 हो जाएगा।
अब देखिए 2 गुणे ये कितना आ जाएगा 30, 30 20 50 और 24 जोड़ेंगे तो आपका 74 हो जाएगा। और 74 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा 2 अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उल्टा उल्टा हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो देखिए मान लेंगे वह संख्या आपकी कौन सी होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली अंकिया मान लीजिए। यहाँ पे आपकी हो जाएगी 10x प्लस आपकी y हो जाएगी। ये 2 संख्या हो जाएंगी। अब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार x प्लस आपका x प्लस 7 एक्स प्लस वाई बराबर 7। ये आपका देखिए समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तब देखते हैं आपका ये आपका 10x प्लस का y और प्लस आपका कितना जैसे 27 जोड़ा जाता है ना, इसमें 27 जोड़ा जाता है तब आपका हो जाएगा x प्लस का 10y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 और इधर आपका हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 27 बराबर आपका इधर हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। तब एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 आएगा। समीकरण नंबर आपको 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर एक्स बराबर हमारा 2 आ जाएगा और वाई बराबर हमारा 5 आ जाएगा। तब देखिए हमने 10 माना था तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका और प्लस आपका 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहे यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो परिधि 44 है तो क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर का बराबर आपका हो जाएगा 44। यहाँ पे हमें आर का मान चाहिए तो यहाँ पे आर का मान चाहिए तो 44/44 कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 7। तो आपका कितना 44 44 कट जाएगा आपका 7 आ जाएगा। आर बराबर 7 हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर कितना आया है 7 गुणे 7 कर देंगे। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। 22 कितना हो जाएगा तो 154 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है यश और प्रिया के पास आपके 41 रुपये हैं। यश के पास 1/4, प्रिया के पास 1/7। तो 1/7 से 2 रुपये अधिक है तो प्रिया के पास कितने पैसे हैं? तो देखिए यस और के पास आपको मान लेंगे प्रिया के पास कितना है। तो प्रिया के पास हम मान लेंगे एक्स है और यहीं पर मान करिए यस के पास कितना है। यस के पास हम मान लेंगे 41 माइनस का एक्स है। तब देखिए 41 माइनस का एक्स और गुणे 1/4 1/4 बराबर एक्स गुणे 1/7 प्लस आपका 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तब यहाँ पे 41 माइनस एक्स गुणे 1/4 बराबर एक्स गुणे 1/7 आपका प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस का 2 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए 41 चौका आपका कितना हो जाएगा 287 माइनस 7x बराबर 4x प्लस का 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा। तभी आपका 287 - 7 ये आपका हो जाएगा 11x बराबर 231। इधर आपका आ जाएगा 231। तो x बराबर कितना हो जाएगा 231 बटे का 11। अब कितनी बार में कटेगा 11 दूना 22 से आपका 21 बार में कट जाएगा। 21 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए हम चढ़ते हैं 83 नंबर पे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। 83 नंबर है ना। हाँ 83 नंबर क्या कह रहा है।
कह रहे यदि संख्या आपकी इतनी दे रखा है तो 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन होगा। तो ए के स्थान पर अगर देखिए इनको जो है इसे जो है हम क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 ही आएगा। 6 क्या आ जाएगा तो आपका 6 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। वो अगर बात करें 6 के विभाजक आपका विभाजकता का नियम क्या है तो संख्या संख्या 6 से विभाज्य होनी चाहिए और आपकी 6 2 और 3 से होनी चाहिए। 2 और 3 से होनी चाहिए तो आपका यहाँ पे 6 का मान जो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब बाकी आप देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ क्वेश्चन आपके काफ़ी बड़े बड़े हैं, स्क्रीन पर आएंगे नहीं। अगर जैसे ही मेरी व्यवस्था हो जाएगी मैं आपको जो है कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। बाकी मैं आपको पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और 97 आपका 270 और 405 का आपका लेस से पूछ रहा है तो आपको जो है इसे निकाल लेना है। तो आपका जो आ जाएगा वह आपका रेशो आ गया, आपका कितना आ जाएगा 6.1 का रेशो आपका आ जाएगा। तो इसे जो है आप जो है आपको 4-5 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के तौर पर। तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको कंप्लीट वहाँ पे आपको जो है देखिए उत्तरमाला भी है, कंप्लीट आपको डिटेल्स में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो अगर चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।